सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अच्छा ठीक है ना भाई, लड़ाई करते हैं, आओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, असेंबली का फ्लोर तो होना ये चाहिए कि शराफत के साथ, तहजीब व तमद्दुन के साथ, आदाब के साथ रहते हुए वहाँ पर जमहूरी अंदाज में गुफ्तगू होनी चाहिए, वहाँ पे जमहूरी अंदाज में आवाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आजकल ये देख रहे हैं कि असेंबलीज़ के फ्लोर इस वक्त जो सूरत हाल पेश कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखी, वो कुछ और ही बयान कर रही होती है। इस तरह से हाथापाई, तल्ख कलामी, जुमले कसना और रोज़ाना की बुनियाद पे ये जो सेशंस बजट के हवाले से सारी असेंबलीज में इस वक्त चले बशमूल वफाक के, उसमें लगा कि अपोजिशन और हुकूमती जो बेंचेस पे इस वक्त लोग बैठे हैं वो कतन एक दूसरे को पसंद वाकई नहीं कर रहे हैं। आज की भी ये जो सिचुएशन हुई जिसमें नवेद कमर साहब और अली जैदी साहब आपस में उलझ पड़े, और जिस तरह से सिचुएशन आपके सामने है, बड़ी अजीबो गरीब सिचुएशन है। एक तरफ तो जी ये तल्ख कलामी और हंगामा आराई कौमी असम्बली में जारी है, दूसरी जानिब जी हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो भी आज अगेन ये कहते हुए नज़र आए फ्लोर पे कि जी एक मरतबा फिर उन्होंने अपनी वही लाइन जो उनकी टैग लाइन है बड़ी मशहूर कि जी मैं कभी भी NRO नहीं दूंगा, वो फिर दोहराई आज, और ये अपोजिशन के हवाले से उन्होंने कही। उन्होंने फिर एक मरतबा ये कहा अपने ख़िताब के दौरान अपोजिशन जमातों को कि जी कभी भी मैं किसी भी किस्म का NRO नहीं दे सकता। साथ ही ये भी कहा कि जनरल मुशर्रफ की हुकूमत बुरी नहीं थी, लेकिन NRO दिया वो ठीक नहीं था। कभी नहीं कहा कि मेरी कुर्सी मजबूत है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जो कि परसों शाइये के बाद जो उनका ही स्टेटमेंट इस वक्त सारी तरफ चल रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और हम कहीं नहीं घर जा रहे हैं। उसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई थी और नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया था। बहरहाल जी इस वक्त आज हमने देखा फ्लोर ऑफ द हाउस में अपोजिशन की जानिब से भी, हुकूमतों की जानिब से भी बहुत सारी बातें आई। मैं उसमें तो नहीं जाना चाहती, लेकिन दूसरी जानिब हम आगे इस पे भी बात करें कि आज वज़ीर आला सिंध ने मुराद अली शाह साहब ने जो है एक नया तनाज़ा शुरू कर दिया है कि जी वफाक के लिए टैक्स जमा करने से इनकार कर दिया है, और ये कहा है कि गुज़िश्ता माह टैक्स वसूली के सिलसिले में में जो है वो चूँकि ये वफाक और सिंध में तनाज़ा पैदा हुआ था, उसके बाद ही ये बात कही, और वज़ीर एक्साइज़ को हिदायत की है कि वफाक को सिंध हुकूमत के फ़ैसले से आगाह करें। साथ ही साथ जी मना करते हुए नज़र आए और बड़े ही रिजिड अंदाज में आज ये कह रहे थे कि हम वफाक के लिए टैक्स कलेक्शन नहीं करेंगे। वफाक जाने और उनका काम जाने। बहरहाल अगर ऐसा होगा तो फिर आगे क्या मज़ीद सूरत हाल बन सकती है हुकूमत के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी तल्खियाँ जारी हैं एक दूसरे के दरमियान में। दूसरी तरफ जी तोशा खान रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं आज, और जहाँ अगर मैं राजा अशरफ परवेज़ की बात करूँ तो उनको जो है वो एक के बाद एक केस में जो है वो बरी हो रहे हैं वो, और उनको जो है क्लीन चिट मिलती जा रही है। इस सारी सिचुएशन पे ही जी बात करूंगी आज भी। मेरे जो गेस्ट हैं उनकी तरफ बढ़ती हूँ। सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद है वीर जी खोली साहब हैं, हम आपने खुसूसी हैं बराए वज़ीर आला सिंध, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ जी बैठे हैं सचिल दीवान साहब हैं, आप MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निसार चीमा ने, आप PMLN से हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच निसार चीमा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी, लाउड एंड क्लियर एज यूजुअल। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वेलकम। मैं सबसे पहले वीर कुली साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये हो क्या रहा है असेंबली के फ्लोर पे आज? एक तरफ जो है वो नारेबाजियां थी और ख़ास तौर पे शारे दस्तूर पे एहतजाजी मुजाहिरा करने की बात भी हो रही थी,
और किया भी जा रहा था मुस्लिम लीग नून की तरफ से। लेकिन अगर ऐसे ही सिचुएशन थी, आप लोगों को बजट नहीं पसंद था, बजट आप लोगों को नहीं एक्सेप्टेबल था, तो असेंबली में आप लोगों ने क्यों पास करा लिया और फिर आज हुकूमती अरकान के साथ जो है वो लड़ने झगड़ने के ऊपर क्यों उतर कर आ गई ऑपोजिशन? बहुत शुक्रिया रिदा। मसला ये है कि देखें, वज़ीर आज़म साहब ने स्पीच की बजट पे और 1 घंटा कोई 15-16 मिनट, ठीक है, तो उस 1 घंटे की पूरी जो स्पीच उनकी थी, जिस पे उन्होंने पूरी हिस्ट्री पढ़ाई और पूरा इस बड़े सगीर का पूरा जो है वो सियासी पस मंज़र, और उसके बाद फिर पिछले 10-15 साल की पूरा जो हमेशा कहते थे कंटेनर पे से लेकर आज तक, लेकिन कोई अपोजिशन से नहीं बोला था। तय ये हुआ था कि जी बजट बहुत ज़रूरी होता है, इस पे बैठ के सीरियसली डिस्कस करेंगे, बजट डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेकिन वो कल एक दिन पूरा गुजर गया, वज़ीर आज़म साहब ने स्पीच करके उठकर रवाना हो गए, और पीछे जो उनकी पूरी पलटून बैठी होती है ना, उन्हें फिर जिस तरह से वो बोले हैं और जिस तरह हमारे लीडरान के खिलाफ वो किरदार कशी करते हैं। आज जो भी बात हुई है, देखो जब बजट पे बात हो रही है तो जो हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं, जो मिनिस्टर साहिबान हैं, वो अली जैदी साहब जैसे उठे हैं तो वो फिर वही पुरानी बातें, फिर अदी फरियाल तालपुर का नाम लेना, फिर किसी और का नाम लेना, जरदारी साहब का नाम लेना, उनके ऊपर बात करना, फिर वो अपना दहशतगर्दी के साथ उनको मिलाना, उसकी कनेक्शन उधर से मिलाना। ये बजट पे आप डिस्कस कर रहे हो, तो इस तरह तो नहीं चलेगा ना। कोई भी बंदा हो, किसी भी पार्टी का कारकुन हो, उसकी लीडरशिप पे जब बात आएगी तो जाहिर है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि देखो ये काम होता है, अगर अपोजिशन से कोई बोले तो ये गवर्नमेंट पे बेंचेस पे या मिनिस्टर साहिबान जो बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। जिसके ऊपर ये सारा मामला शुरू हुआ है वो बेसिकली उज़ैर बलोच के JIT वाले मामले पे बात कर रहे हैं। नहीं तो देखो, नहीं उसमें ये बताएं कि जब बात हो रही है बजट की जब बात हो रही है तो आप उस बीच में दहशतगर्दी को और उसको ले आ रहे हैं जिसका कोई लिंक नहीं है। अब वज़ीर आज़म साहब ने भी कल स्पीच की, उसमें आप देखें अभी तक जो बात हो रही है, मुझे ये बताएं कि इनको 2 साल हो गए, इनको इस वक्त जो है ना वो पिछले बजट और इस साल का बजट और मईशत पे जो इंटरनेशनल पोजीशन है उस पर डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन ये सारा डिस्कस कर रहे हैं किस पर कि जी पिछले इस साल 10 साल में ये हो गया, 35 साल में ये हो गया, उससे वो निकल रहे हैं। मैं इनसे कहता हूं कि देखें, बार बार ये पिछले 10 साल या 20 साल को छोड़ें, अगर इन्होंने जिनके खिलाफ केसेस करने थे, जिनको रेफरेंस बगैर रेफरेंस के भी लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करवा लिया, लेकिन उसके बावजूद जब कोई बंदा किसी पर प्रूफ नहीं हुआ, अभी कल तो अपना हमारे जो साबिक वजीर आजम साहब थे उन पर जो केस था वो उससे बरी हो गए, तो अब वो इनका काम ये था कि रेफरेंस दर्ज करके आप कोर्टों के अंदर पेश कर देते। अब कोर्टों पे एतमाद तो करें ना, कम से कम आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप कोर्टों पे एतमाद करें। आपने रेफरेंस दाखिल करके जब कोर्टों के हवाले कर दिया, नेब के हवाले कर दिया, और आप कहते हो कि नेब इंडिपेंडेंट है, तो फिर आप खामोशी से बैठ जाओ। पब्लिश करने की जहां तक बात है, उस पर पीपल्स पार्टी क्यों नहीं मुत्तफिक होती? किस पर? JIT जो कि बनी थी और उसको पब्लिश करने की बात ही बेसिकली कर रही है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो यही मुतालबा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जहां बाकी सारी JITs को पब्लिश किया गया है, इंक्वायरी बड़ी JIT बनी है, वे नाम भी आ गए हैं, उसके फिर जो माफिया थे जिनका वो पहले नाम नहीं लेना चाहते थे, फिर वो नाम लीक हो गए मीडिया के थ्रू, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश भी कर दी। तो क्या हुआ उनका, क्या हुआ मुझे ये बताएं। देखें JIT नई JIT को छोड़े ना, पहले जो JIT में नाम आए हैं, आटा माफिया, चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, जिनके नाम आगे उनके खिलाफ तो एक्शन लें, उनको तो हाथ उज़ैर बलोच की JIT को जो है वो पब्लिश करने का बार बार कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो इसमें बुराई क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों इस पे नहीं जो है वो मुत्तफिक हो रही है इस पॉइंट? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप उस पर बात करें ना। आप जब लोग जोड़ते हो उस किसी एक JIT की बात करके, आप हमारे जो लीडरशिप है उनके साथ जब जोड़ते हो और उनके खिलाफ जो किरदार कशी करते हो, तो फिर बात नहीं बन सकती ना। आप सीधा टू द पॉइंट उस पे बात करें ना। जब आप उस पे बात करते हो तो फिर क्यों उनसे? JIT में नाम है तो वो बात कर रहे हैं बेसिकली, जैसे आप नहीं, आप उनकी स्पीच सुन लें। आप आज उन्होंने जो बोला है, अली जैदी साहब ने आज जो बोला है, आप उनको सुन लें। बख्तियार का एज इट इज, बिकॉज उनके नाम है तो आप लोग वो लेते हैं। सिमिलरली उसमें JITs में नाम है तो जब भी वो उस पर बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं ज़रा दीवान सचिल साहब की तरफ भी जाऊँ। दीवान सचिल साहब, मुझे बताइएगा, ये हुकूमती नुमाइंदों को तो बड़ा मुहतात, बड़ा कंपोज, बड़ा पेशेंस होना चाहिए। वज़ीर आज़म खुद अभी कह चुके हैं माजी करीब में कि जी हुकूमत का रवैया, वो खुद भी इस बात को रियलाइज़ कर चुके हैं कि ऐसा होना चाहिए कि उसको साथ लेके चलने वाला होना चाहिए। तो फिर अली जैदी साहब क्यों इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए? क्यों इतने ज़्यादा जो है वो एकदम से ये लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो जाता है? अब जब आप लोगों ने बजट भी पास करा लिया तो आप लोग को तो अब ठंडा ठंडा काम रहना चाहिए था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वील स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड कि अली जैदी साहब क्यों गुस्से में आ गए। कल आपने बिलावल साहब की अगर स्पीच सुनी हो, उन्होंने डायरेक्ट अली जैदी साहब का नाम लिया है। ठीक है, जब आप डायरेक्ट किसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक एमएनए, एक मिनिस्टर का नाम लेंगे, ही हैज द राइट ऑफ रिस्पॉन्ड। व्हाट अली जैदी डिड टुडे वाज डेफिनेटली लॉजिकल कि उसने जीआईटी खोली। वो जीआईटी ये है कि आज से 2 साल पहले आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है पीपीपी गवर्नमेंट को कि इस जीआईटी उजैर बलोच की जीआईटी को रिलीज किया जाए, ओपन किया जाए, पब्लिश किया जाए। ये 2 साल तक नहीं हुआ। अली जैदी साहब ने अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हमारे बैरिस्टर उमर सुमरो के थ्रू, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस सर्व किया गया पीपीपी गवर्नमेंट को, जिसके बाद ये जीआईटी की रिपोर्ट आई है। उस जीआईटी की रिपोर्ट में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पीपीपी के लीडरशिप के नाम तो है। अली जैदी साहब ये अपनी तरफ से बना तो नहीं रहे कि अदीब फरियाल हो या जरदारी साहब हो या हमारे जो सबसे ज्यादा जो असेंबली में बात करते हैं अब्दुल कादिर, क्या नाम है उनका, अब्दुल कादिर बलोच साहब, क्या जी, कादिर पटेल जी, साहब, माय अपॉलॉजीज, कादिर पटेल साहब का नाम है उस जीआईटी में कि उजैर बलोच को ये लोग फैसिलिटेट करते रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है गलत है, मुझे नहीं पता, उस पर इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, वो फैसला करेगी, लेकिन जीआईटी में नाम है। ये बात अली जैदी साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे कही है। जब आप एक डायरेक्ट देखें ना, जब आप बिलावल साहब एक मिनिस्टर को हमारे डायरेक्ट अटैक करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो अली जैदी साहब ने जीआईटी खोल दी। अब ये जीआईटी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले ऑर्डर दिया हुआ है, सही, एंड पीपीपी गवर्नमेंट वाज इन कंटेम्प्ट ऑफ दैट ऑर्डर कि वो नहीं रिलीज कर रहे थे। जैसे अभी मेरे दोस्त विरजी साहब ने एक बात कही कि भाई आप कोर्ट में जाए, कोर्ट में तो गए हम, कोर्ट में ही जाके हमने ये रिलीज करवाई, लेकिन कोर्ट तो 2 साल पहले भी ऑर्डर दे चुकी थी, तो कोर्ट की बात माननी भी तो होती है ना। कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाए, कोर्ट में तो गए भाई हम। कोर्ट से मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आती है जो मैंने 2 दिन पहले अपनी असेंबली की स्पीच में बात की है। 19 जून 2014 सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि ऑल ओवर पाकिस्तान जितनी माइनॉरिटी की वर्शिप प्लेसेस है, जिसमें चाहे वो चर्चेस हो, मंदिर हो या गुरुद्वारे हो, उनपे सर्वेलेंस कैमरा लगने चाहिए। ये ऑर्डर है 19 जून 2014 का। बिल्कुल, मेरे दोस्त तो ह्यूमन राइट के स्पेशल असिस्टेंट हैं सीएम साहब के, सिंध में ये अभी नहीं हुआ है। 6 साल बाद भी ये नहीं हुआ है अभी तक। पंजाब और केपीके में कुछ लेवल तक हुआ है, 100% तो वहां भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ परसेंटेज हुई है। सिंध में तो अभी हम 0 पे खड़े, हुआ ही नहीं है। अब इस पे भी हमें कोर्ट जाना पड़ेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ऑर्डर माना नहीं हमारी पीपीपी की गवर्नमेंट ने, तो कौन मानेगा? गवर्नमेंट को मानना होता है ना ऑर्डर तो। एंड आफ्टर द 18th अमेंडमेंट दिस इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, राइट। सर्वेलेंस कैमरा फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं लगा सकती। पीपल्स पार्टी इज नॉट फॉलोइंग द कोर्ट ऑर्डर। मैं तो डेट वाइज आपको कोट कर रहा हूं। हमारे दोस्त ह्यूमन राइट्स के खुद स्पेशल असिस्टेंट है। 19 जून 2014 को ये ऑर्डर पास किया हुआ है कोर्ट ने, लेकिन इस पे सिंध में अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। हाँ जरूर दीजिएगा। कादिर पटेल साहब की, अच्छा अभी जो वीरजी साहब एक और बात कर रहे थे जी, बजट की स्पीच होनी चाहिए, बजट पे बात करें। मैंने कादिर साहब की कल स्पीच सुनी थी जो नेशनल असेंबली में हुई है, कोई 14 मिनट की स्पीच थी, और 14 मिनट में बजट का भी उन्होंने नहीं पढ़ा। उस 14 मिनट की तकरीर में उन्होंने बजट की तो एक फिगर की भी बात नहीं की, वो सिर्फ पर्सनल अटैक्स कर रहे थे। तो भाई फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिस्टर साहब बजट पे बात करते, तो वो बात आप अपने एमएनए साहब को भी बता दे कि सर जी बजट पे बात कर लें। 14 मिनट की वो मैंने स्पीच देखी थी कल। उस 14 मिनट में बजट का कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है, फिगर्स का कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक, ओके, आप पॉइंट कर अपने नोट डाउन कर ले, मैं आपकी तरफ आती हूँ। लेट मी टेक द स्टांस ऑफ डॉक्टर निसार चीमा साहब एज वेल। निसार चीमा साहब, आपको यकीनन आवाज मेरी आ रही है? मैं आपकी तरफ आऊँ। निसार चीमा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज आप लोग कौमी असेंबली के बाहर शायद दस्तूर पे एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे थे, जिसमें पेश थे मुस्लिम लीग नून के तरफ से, आपकी तरफ से, यानी कि रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब। मेन क़यादत मुझे नज़र आ रही थी आपकी फर्स्ट ईयर की। मुझे ये बताएं कि अंदर तो बजट पास करवा लिया आप लोगों ने हुकूमत के साथ मिलके, हामिद मीर साहब के तो इन्होंने ही करवाया ना। हाँ, आप लोगों ने बजट पास मैं मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन मैं अपना ही बता रही हूँ, इसलिए यही कह रही हूँ कि आप लोगों ने अंदर तो बजट पास करा लिया, लेकिन ये कि जी आप लोग फिर बाहर ऑपोजिशन बैठ के अब ये क्यों मुजाहरे करिए, ये कौन सी नई पट्टी पढ़ा रही है आवाम को, या नई कौन सी कहानी बता रही है आवाम को, जब आप अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस इस बजट को नहीं रुकवा सके पास होते होते?
साची देखिए मतलब बेटा, जी 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 बात यह है कि जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, जी ये देखें, ये पास करवाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी, ये हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी थी। और तो वो ऑपोजिशन पे भी उन्होंने जिम्मेदारी थी ना, मेरी- बजट पास ना हो रुकवाने मेरी की। क्या मैं आपसे मुआदबाना गुजारिश करूं कि मेरी बात जरा कंप्लीट हो लेने जी 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 बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि कोई कोई नो कॉन्फिडेंस कोई मोशन हो, उसमें अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी अक्सरियत साबित करे। अगर बजट पास करवाना है या एतमाद का वोट लेना है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपनी अक्सरियत साबित करे। देखिए, इनके 182 वोट थे ऐवान में, जिनमें से 4 बीएनपी के निकल गए अख्तर मैंगल साहब के। जी बाकी ये 178 में से सिर्फ 160 जो है वो ला सके अपने ये है ऐवान में। चले, वो जो है देखें, इसके बावजूद बजट इन्होंने पास करवा लिया अपनी अददी अक्सरियत की बिना पर। अगरचे वो ये है कि सिंपल मेजॉरिटी भी ये शो नहीं कर सके, लेकिन बात ये है नहीं तो कि उनको बजट किसने जिसमें- दी मैं है मेरी- ये सीट? मैं फिर ये कहूँगा, मेरी गुजारिश सुन ले। हाँ अच्छा कि चले वो चले बजट- आप पूरी बात कर लें। वो बजट जिसमें आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, वो बजट जिसमें एक मुद्दत के बाद साल के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, उनकी पेंशन में इजाफा नहीं हुआ, अंदाजा कर लें। और ठीक है ना, कि बजट- गरीब मुल्क के क्यों बजट नहीं, डालें? तेरी गुजारिश तो सुने ना। जी। देखे, बजट स्पीच में वजीर साहब ने कहा कि हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसलिए कम की हैं ताकि अरबों रुपए का रिलीफ आवाम को मिले। अभी बजट पास भी नहीं हुआ और उन्होंने ये है कि वो जो बम गिराया है पेट्रोलियम बम, अंदाजा करें कि 25 रुपए पर लीटर के साथ जो इजाफा है, रिकॉर्ड इजाफा, उसकी मिसाल हमारी तारीख में नहीं मिलती। इस तरह का बजट जो है ये पास करवाना, फिर मैं कहूँगा जिसमें आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। आवाम के ऊपर मजीद इन्होंने ये है कि जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। ये सरकारी मुलाजमीन को, रिटायर्ड मुलाजमीन को कोई रिलीफ नहीं दिया। वो बजट पास करवाना तो ये है कि इनके लिए शर्म का मुकाम है, ये है कि वो बजट पास करवा के इसके बावजूद वो आवाम की अदालत में हार गए हैं। हम इस बजट को मुस्तरद करके आवाम की अदालत में जीते हैं, मैं आपको बताऊं। अच्छा चले मुझे असेंबली में वोट देके बाहर हमने जाके बाहर जीते, निकल के पता नहीं आज कैसे अपना जीते रिकॉर्ड भाई। करवाया है कि हम आवाम दुश्मन बजट को हम मुस्तरद करते हैं। हमारे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी तुम मोहतबाना वोट क्यों दिए थे? मेरी मोहतबाना गुजारिश सुन ले निसार जी मसा, मेरा सवाल ये टेक्निकल सवाल बन गया ना। अंदर आप लोग वोट दे रहे हैं मीडिया पे और बाहर आप एहतजाज कर रहे हैं कि जी आवाम तो बजट नहीं है, हम पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं, तो वही बात हो गई। आपने रिदा, इसका मतलब यह है कि आप ऐवान की कार्रवाई जो है देखने का आपको मौका नहीं मिला। यानी यह है कि अगर आपको मौका मिलता, थोड़ा सा अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालती और देखती, तो आपको अंदाजा होता कि देखें हमारे तो हर मेंबर ने जिस तरह उसका पोस्टमार्टम किया है। डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम की बात नहीं थी ना डॉक्टर साहब, पोस्टमार्टम तो तब होता है, ये बजट पास होने से तब रुकता है जब आपके लोग वोट नहीं देते। नहीं देखिए, हमने तो जितने लोग थे हमने उसके खिलाफ वोट दिया, हमने वॉकआउट भी किया। और आज जब ये है कि उनके मेंबरान जो हैं, अंदाजा करें ना, जब बाजुबानी पे उतर आए, अंदाजा कर ले कि वो अली जादी साहब जो हैं वो जिस तरह की बातें ऊट पटांग कर रहे थे, क्या उसका बजट से ताल्लुक था? तो डॉक्टर साहब बातों पे तो मैं आ नहीं रही, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ वोट पे। डॉक्टर साहब, हमारी नेशनल असेंबली में मेजोरिटी 12 की है और बजट 41 से पास हुआ है। ये बाकी 29 वोट फर्क से थोड़ी देखे गए, आप लोग नहीं दिए। ऐवान का माहौल खराब करने में इन लोगों ने ये कि हमेशा बहुत ये नाकाबिल रश्क और अफसोसनाक किरदार अदा किया है। आज भी वही सूरत हाल रही और रियाज साहब ने आके रही थी कसर भी निकाल दी। अब तक अंदाजा कर ले कि एक पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की नकलें उतारना अच्छा एक मिनट रहनुमा को जेब देता है। अच्छा, ये तो किसी नवाज शरीफ के फ्लैट रेट कितने हो ये कॉन्टेक्ट साइन का और काफी टाइम से किसी को पता है। अच्छा एक मिनट साचिमा साहब, मैं ये कह रही हूँ कि सीटें तो सिर्फ हुकूमत के पास 12 की मेजॉरिटी से है ना, कि मतलब इत्तेहादियों को मिला के उनमें से 4 आपने खुद कहा के चले गए बीएपी वाले, अब पीछे बची थी 8। तो ये जो बाकी 41 वोट से, जो कि ये भी सवाल 39 वोट से ये भी सवाल कर रहे हैं इस वक्त दीवान सचिल साहब कि जी बाकी के 39 वोट किसने दे दिए? वो तो ऑपोजिशन की तरफ से ही मिले ना, आपकी तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से ही मिले ना वो वोट, वरना फिर आप मुझे बताएं कि वो वोट क्या भूत आके डाल के गए? देखिए, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन जो है, पार्लियामानी रवायात ये हैं कि बजट पास करवाना या एतमाद का वोट देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने एक्सपीरियंस शो करनी है। वो तो इट मींस कि ऑपोजिशन को एतमाद है तो उसने वो 40 वोट दिए ना।
सिंपल, हमारे किसी आदमी ने वोट नहीं दिया जी। आपके किसी आदमी ने वोट नहीं दिया, आपको भरोसा है 39 वोटों में से? बिल्कुल नहीं, आपको पता ही नहीं है, फिर आपको अंदाजा नहीं है, आपको मेरा ख्याल है हकायक का पता नहीं है। नहीं, मैं इसीलिए नहीं, मुझे पता है डॉक्टर साहब, मुझे पता है, मैं बहुत क्लियर हूँ, इसलिए मैं आपको प्रूव भी कर सकती हूँ। आप अपना बताएं, आपको बिल्कुल यकीन है 40 वोटों में से नून लीग का किसी एक भी वोट नहीं दिया मेंबर ने? क्या देखें आप, मैं आपकी इस बात से क्या जवाब दूंगा? आपने इसका मतलब ये है कि आपको हालात का पता नहीं है। फिर मैं बताऊँ आपको कि 182 इनके मेंबर थे और 4 लोग बीएनपी के निकल गए, बाकी 178 रह गए। 178 में से सिंपल मेजॉरिटी 172 की बनती है, लेकिन ये सिर्फ 160 मेंबर ला सके। ये है सही सूत्र। और वोट 190 लिए। अच्छा मैं इसी पे कंटिन्यू, यही फिगर्स पे ही बात करती हूँ। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वरना मैं इसको कंटिन्यू ही करना चाह रही हूँ। मैं एक ब्रेक के बाद आ रही हूँ, आपसे भी सवाल करती हूँ। जी ठीक है। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है जी बजट के ऊपर कि जी ऑपोजिशन असेंबली में तो बजट पास कराने में पेश थी हुकूमत के साथ, और अब इस वक्त जो है वो मैं ना मानूं की रट लगाए बैठी है और एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं सो कॉल्ड आवाम को ये बताने के लिए कि जी क्योंकि आवाम दोस्त बजट नहीं था तो इसलिए हम बहुत आपके साथ हैं इस वक्त। और इसी पे मैं बात करी थी, मैं निसार चीमा साहब की तरफ वापस सबसे पहले जाऊंगी। जी निसार चीमा साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। निसार चीमा साहब बताएं मुझे, अब आप क्या कह रहे थे जी? आप मुझे बार ये कह रहे थे कि जी मैंने नहीं देखा, नहीं हुआ। मैं आपसे वही गुजारिश कर रही हूँ कि वोट के मामले पे ऑपोजिशन को डिफीट हुई है बुरी तरीके से, वहाँ हार गई, वहाँ शिकस्त हो गई, वहाँ पे खास तौर पे। और जिस तरह से हमने देखा कि हालांकि बीएपी नहीं थी, फिर भी उसके बावजूद उनके 4 वोट उनको नहीं मिले, इसके बावजूद ऑपोजिशन को ही शिकस्त हुई। और वहाँ पे पास करवाने में जिस तरह से हुकूमत का कलीदी किरदार रहा, वहाँ डेफिनेट सी बात है आप लोगों में से ही वोट्स उन्होंने दिए हैं, तभी जाके 160 ने वोट दिए, वरना अदरवाइज कैसे वो जो है वो जीत सकते थे या पास करवा सकते थे बजट? जी फिर मैं आपसे बड़े रिस्पेक्टफुली मैं इख्तिलाफ करूँगा कि आपके ज़राए जो मालूमात के हैं, मुझे लगता ये है कि बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं है। एक वोट भी मैं फिर चैलेंज करता हूँ विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कि हमारे किसी एक वोटर ने भी उनको वोट नहीं दिया। एक मेंबर जो है, एक मेंबर, सिर्फ एक मेंबर। तो बाकी ऑपोजिशन ने डाले वोट, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने दिए? मुतहिदा अपोजिशन में से फिर मैं कहूँगा रिदा, एक मेंबर ने, मुतहिदा अपोजिशन के एक मेंबर ने भी उनको वोट नहीं दिया, उनके अपने वोट कम हो गए। देखें, मैं फिर आपको याद दिला दूं कि उनके 178 मेंबर थे जो बीएनपी को छोड़ के, उनमें से वो जो 160 सिर्फ आ सके, जबकि सिंपल मेजॉरिटी जो है वो 172 की है जी। तो 160 ला सके। हमारा तो एक मेंबर भी तो जो उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, वो तो देखें कोई ऐसी खुफिया कोई बैल्टिंग तो नहीं थी, वो तो साहब खड़े होके ये गिनती करवाई सबने। और ये एक मेंबर, फिर मैं दोहराता हूँ, दावा करता हूँ कि एक मेंबर भी हमारा जो है मुतहिदा अपोजिशन का, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। क्यों साथ देते? इस तरह का आवाम दुश्मन बजट में उन्होंने साथ देना था। ये क्योंकि अपने मेंबर जो है, मैं आपको बताऊँ कि वो परेशान परेशान है कि किस तरह आवाम को फेस करेंगे वो, और अगले इलेक्शन में किस तरह वो आवाम के पास जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं दीवान से आप मुझे बता दें, मेरी नाक़ुल में नहीं आ रहा, आप मुझे बताएं, कह रहे हैं 178 हमारे थे, कैसे? जब मैंने देखा है कि ऑपोजिशन के 119 सिर्फ वोट पड़े थे और 160 जो है वो ट्रेजरी बेंचेस ने लिए, कैसे मुझे बता दें? सर वैसे मैं एक और बात भी डॉक्टर साहब की नॉलेज में डाल दूं, जब आप कहते हैं कि अवाम दोस्त बजट नहीं था, तो दुनिया की डेमोक्रेसी में सर ये होता है कि अपोजिशन एक शैडो बजट देती है। आप मुझे सर ये तो बताएं ना, आप लोग ने शैडो बजट दिया जो अवाम दोस्त था? वो 178 में। सर मैं आपसे एक और सवाल कर रहा हूँ, सर दुनिया की हर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये होता है कि अपोजिशन एक शैडो बजट देती है, जहां भी फिर आप कहें कि जी ये अवाम दोस्त बजट नहीं था, हमने जो बजट दिया है वो ज्यादा बेहतर था। आपने दिया अपोजिशन को बजट? अपोजिशन ने, ज्वाइंट अपोजिशन ने बजट दिया, या आप सिर्फ तकरीरें ही करेंगे, चाहे बाहर करें चाहे अंदर करें? तजावीज़ें तो दी नहीं, बजट देते हैं पूरा, हमने सिंध में दिया, पूरा किताब बना के दी। 9 अमेंडमेंट्स दी थी, वो तो ट्रेजरी बेंचेस से रिजेक्ट हो गई ना। 9 अमेंडमेंट्स, वो तो अमेंडमेंट्स थी 9। एक बजट होता है पूरा, शैडो बजट। आप क्या नून लीग ने शैडो बजट दिया? लीडर ऑफ द अपोजिशन तो इनके है, एक्टिंग लीडर ऑफ द अपोजिशन भी उन्हीं के हैं फिलहाल, ख्वाजा आसिफ साहब। तो बजट उनका काम है ना, शैडो बजट आप दे देते। फिर हम माने ना माने, फिर आप जाके आवाम को कहते जी देखे ये हमारा बजट था, ये इनका बजट था, और अवाम कंपेयर करे कि कौन सा बजट बेटर था। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अब्बा डब्बा जब्बा तकरीरें, पीपल्स पार्टी ने अमेंडमेंट का कहा था
और हमारी डिमांड ये थी कि 9 amendments ठीक है, आज तक देखो जिस तरह के मामला चल रहे हैं, ठीक है, आप डेवलपमेंट में बाकी चीज़ों पे नहीं रखते हो, लेकिन कम से कम जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक जो मुलाजमीन है, जिसको सिंध में जिनके लिए रखा है कि 1 से लेकर ग्रेड 22 वाले उन मुलाजिम की आप बात कर रहे हैं जो बीआईएसपी पे सपोर्ट ले रहे थे 6,000 रुपए की। भाई वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, आप दूसरी बात पे चले। मैं मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक 10 ग्रेड 22 के तो काफी ऑफिसर्स वो है ना जो बीआईएसपी वाले हैं। मेरे भाई तो मुल्तान में एक मिनिस्टर ने भी लिया, उसको क्या करेंगे आप? उसको भी चेक करो, इसको भी करो ना, पकड़ो फिर उसको, पहले आप सिंध वाले तो पकड़ ले। यहाँ सिंध वाली तो लिस्ट आ गई है, वो तो पकड़ ले। खातून थी 14 ग्रेड की खातून थी कि टीचिंग कर रही थी, उसको आपने केस दाखिल करवा दिए। लेकिन वहां मुल्तान में एक मिनिस्टर ने जब लिए और वो असेंबली में इन आपके एक एमएनए ने आके कहा कि मुल्तान में एक मिनिस्टर है जिसने लिए हैं 12,000, उसकी फैमिली ने लिए हैं, आप उस पे केस दाखिल कराते हैं? पहले लिए उनकी हमारी थोड़ी थी। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी बजट इस तरह रुका नहीं है, हर दफा पास होता है, और हर दफा जो 70 साल की तारीख में चले जाएं तो कभी भी इस तरह बजट रुका नहीं है, हमेशा पास होता है। लेकिन बात सुने, मैं ये कहता हूं कि इनको खुश होने की जरूरत नहीं की रट लगाती है। मैं ये कह रहा हूं 119 वोट थे ऑपोजिशन के पास, वो 178 का पता नहीं कौन सा फिगर लेकर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता। टोटल मेंबर्स 269 थे, उसमें 279 मेंबर्स थे, 119 ऑपोजिशन के पास सीट्स आई, उसमें से 160 वोट्स जो है वो हुकूमत को पड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये 178 का कौन सा फिगर है जिसके ऊपर निसार भाई जो है वो हो गया ना, पास हो गया। आगे चलें। मैं ये कह रहा हूं कि देखो इनको खुश होने की जरूरत नहीं है, ये शुक्र करें कि जिस तरह ये ओपोजिशन में जब थे और जो गैर संजीदगी करते थे, वो गैर संजीदगी नहीं थी, वो अपोजिशन नहीं थी, वो एहतजाज नहीं था। जिस तरह इनके रवैये होते थे वो स्टेट के खिलाफ होते थे। जिस तरह ये कहते थे कि टैक्स नहीं देंगे, हम बिल को जला देंगे, ये सिविल नाफरमानी होती है, वो स्टेट के खिलाफ होती है। ये शुक्र करें कि पीपल्स पार्टी, मेरी बात सुने ना, नहीं बात सुने ना, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त मैं भी एक बात करूंगा, एक बात सुन तो लेना, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने 2 दफा बोली, आपकी बात का जवाब सिर्फ एक जुमला बोलूंगा, मैं सिर्फ एक जुमला कि शुक्र मनाए मौजूदा हुकूमत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों संजीदा हैं और मुल्क के मफाद के लिए सोचते हैं। अगर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों जिस तरह खान साहब ने नाफरमानी का ऐलान किया था और बिल पहले 2 दिन नहीं चल इन्होंने कहा एक बात करूंगा, मैं चुप हो गया। अरे पहले बात तो सुन लो। 2014 में जब हमने धरना दिया था तो सिंध असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये धरना गलत है। 2019 में जब मौलाना फजलुर रहमान ने धरना दिया तो हमारे बिलावल साहब उस धरने में जाके शरीक हो गए। उस टाइम पे सिंध असेंबली ने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया कि ये धरना गलत है। इमरान खान ने मतलब कल कहा है, हम करें तो गलत, आप करो तो बिल्कुल सही है कि मैंने कश्मीर पे पूरी दुनिया पे बहुत बड़ा मैंने वो पूरा प्रोग्राम बना दिया था, लेकिन वो ऐसा पॉलिसी बनाई थी, इंटरनेशनल ऐसी सिनेरियो उन्होंने बनाया था सब्जेक्ट से हट रहे हैं, जब मौलाना साहब ने 4 दिन धरना दिया और सारा फिश हो गया। कौमी असेंबली था, हम सब्जेक्ट से हट रहे हैं अगेन। और बजट में मुझे बता दें कि ऑपोजिशन ने बजट के ऊपर तो कोई तकरीर ही नहीं किया। बजट के ऊपर तो कोई एक ऑपोजिशन की तकरीर है वो बजट पे नहीं है, वो इधर उधर आए बाय शायद कोरोना पे इस पे उस पे तो थी, लेकिन बजट के हवाले से पर्टिकुलरली तो हमने नहीं देखा। हमने सारी बजट्स कवर किए हैं, एक बजट मैंने खुद स्पीच बैठ के खुद सुनी है, और जिस तरह से हमने देखा उसमें ऑपोजिशन ने जितने भी रुदात सुनाई है, जितने भी अपने गिले शिकवे किए वो अपने मुतालिक किए, आवाम से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड तो वहां नहीं देखा गया कि ऑपोजिशन की तरफ से कोई सिफारिशात आई हो। हमें पकड़ा क्यों है। और आप ये देखें कि इतने सारे मेंबर्स में से टोटल जो है वो सिर्फ चंद सिफारिशात आई, अमेंडमेंट्स की भी 9 आई, जिसको खैर ट्रेजरी बेंच को एक्सेप्ट करना चाहिए था, मैं यहाँ ये कहती हूँ, लेकिन ट्रेजरी बेंच की तरफ से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और यकसर मुस्तरद कर दी गई वो 9 की 9 अमेंडमेंट्स। लेकिन ये एक सवाल है निसार चीमा साहब, आप मुझे बताएं ना कि आप लोगों ने बजट के हवाले से क्या बात की है फ्लोर पे। जी रिदा, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने अपोजिशन मेंबरान की तकरीरें आपको सेंड कर दूं। हम में से हर बंदे ने, कुछ 40 से ज्यादा मेंबरान ने, हमारे मुख्तलिफ ज़ोन के मेंबरान ने वहाँ पे स्पीचेस की और जिन्होंने बजट की सारी खामियों को उजागर किया, वहाँ बताया कि किस तरह ये अवाम दुश्मन बजट है। चले एक तो आप बड़ी बता दें, एक तो मुझे आप बड़ी बता दें कौन कौन सी खामियां थी बजट में। जस्ट गिव मी 2-3। देखिए पहली बात ये है, मेरी गुजारिश ये है कि पहली बात ये है कि ये कहते हैं कि ये टैक्स फ्री बजट है। अंदाजा करें, ये फरमा दें कि इन्होंने अवाम को इस पूरे बजट में कोई एक रिलीफ दिया हो, कोई एक स्टेप लिया हो। देखें इन्होंने हालत यह है कि इन्होंने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमने जो है खत्म कर दिया है, यह है कि कोई ऐसा डेफिसिट नहीं है। वो देखें बात यह है, जब पूरी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क आपने कर दिया है, पूरा कारोबार ठप हो गया है,
पूरी सनत जो है उसका पहिया जो है वो जाम हो गया है। बिल्कुल ये है, जब ये देखें करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है कि डॉलर मुल्क से बाहर कितने जा रहे हैं और अंदर कितने आ रहे हैं। देखें जब ये है कि जब आपने कारोबार ही खत्म कर दिया, इंडस्ट्री बंद कर दी, तो ये है कि ये ज़ाहिर इम्पोर्ट खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई डॉलर बाहर नहीं जा रहे। अगर ये है कि ज़रा भी कोई ये है कि $100 की भी आप चीज़ जो एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अंदाज़ा करें कि इन्होंने पूरा कारोबार ठप करके, इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करके कह रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमने खत्म कर दिया। अंदाजा कर लें कि जब आपने कारोबार ही बंद कर दिया पूरे मुल्क में, भाई साहब दुनिया का कारोबार बंद है, तो वो तो आप लोग ही कह रहे थे कि कोरोना में सब बंद होना चाहिए। पूरी दुनिया सर बंद है। दूसरा मैंने कहा कि देखें क्या ये जुल्म नहीं है कि एक तरफ आपकी इन्फ्लेशन जो है 10%, 11%, 12% तक चली गई, और दूसरी तरफ ये है कि सरकारी दुनिया के उस मुल्क का नाम बता दें कारोबार चल रहा हो आजकल, एक तो बता दें। ना उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, ना ये सर जहाँ पे कोरोना आया हुआ है, जहाँ इकोनॉमी वैसी बैडली इतनी ठप है, तो वहाँ इतनी मराते, आपने क्या किया, वहाँ इतनी मराते और सैलरीज क्यों इंक्रीमेंट हो? गरीब मुल्क से बिलोंग कर रहा है पाकिस्तान, हुकूमत तो ये बताती है हमेशा। जो है मैंने कहा है कि कहा कि इनके सारी दुश्मन बजट की बात है, वो ऐसा नहीं होता। ग्रेड 1 से 16 हर साल 10% बढ़ानी होती है, ये लाजमन है, क्योंकि देखें गुर्बत बढ़ती है। मैं आपको बताऊं ना, एक से लेकर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक 10% बढ़ाना हर साल ये लाजमन होता है। कर्जे ले लेके सैलरीज बढ़ाते जाए हम नहीं, बाकी एडजस्ट देखते जिस तरह के हालात चल रहे हैं ऑलरेडी। आपका जो बजट है वो भी डेफिसिट में बना है, फेडरल बजट भी डेफिसिट में बना है, तो जहाँ डेफिसिट में बजट बन रहा है, जहाँ पैसे है ही नहीं, यानी कि ड्रीम वर्ल्ड में अभी है, वो पैसे आएंगे तो बाकी चीजों को ले रखे हैं, तो फिर सैलरीज कैसे बढ़ाते हैं? नहीं, तो ये ऑप्शन था, हमने भी तो रखा है ना, ऑप्शन था, ये कर सकते थे। अच्छा, फिर एक तरफ देखो धोखे की बात, ये लोगों को धोखे की बात है कि आप बजट स्पीच के अंदर जो आप बजट स्पीच आप देखें उसके अंदर कहा गया कि देखो हमने इस पे 42 रुपए पर लीटर पे हमने कम किया है, और अगले दिन अभी तक पास नहीं होता, उससे पहले ये आपका वैलिड पॉइंट है। हाँ। लेकिन पाकिस्तान का जो पीक रिकॉर्ड है वो एक बार 2011 में 110 रुपए पेट्रोल हुआ है, उस टाइम पे जरदारी साहब की हुकूमत थी। एक बार 2015 में 110 रुपए हुआ है, उस टाइम पे मेरे दोस्त डॉक्टर क्या नाम था, उस वक्त कोरोना नहीं था, दुनिया लॉकडाउन में नहीं थी, 110 रुपए आपका पेट्रोल था, चल रहा है, अभी उससे कम है, 30 रुपए चल रहा है। अरे भाई $40 है यार, पता तो कर लो ना, बेस्ट करने का क्या फायदा। साहब बहुत शुक्रिया, दीवान सिसिल साहब वो निसार साहब ने ये तो पूछ ले, नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स तो बता दे, वो नसीब जहरा ने तो बताना ही बंद कर दिया। अच्छा, हमें कोई बताता ही नहीं है। जी खोली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सवाल जो कर रही थी आज उसके जवाब क्या मिल रहे थे वो आपके सामने हैं। 178 की कैलकुलेशन मुझे मैथ्स की ये नहीं समझ में नहीं आई, जो ऑपोजिशन समझा के गए आज निसार शीमा साहब कह के गए हैं। 119 ऑपोजिशन के पास वोट्स थे, लेकिन ये 178 का फिगर कहां से निकल कर आया, ये मैथ्स की कैलकुलेशन मुझे दोबारा से सीखना पड़ेगा शायद। वेल, अपनी मेजबान रज़ा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।